हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। माई सेल्फ सुशील वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स इन डीप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब तक जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेट का, उसमें जितनी भी डेफिनेशन थी उसको हम लोगों ने, और जितना भी थ्योरी पार्ट है, ठीक है, उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। अब क्या है कि हमें कोई नई डेफिनेशन नहीं सीखनी है, ठीक है। अब हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसको हम यूज करेंगे। सो गाइज, आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले सीखेंगे और हम देखेंगे कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम सेट से कैसे रिलेट हो सकते हैं, ठीक है, कि कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन पे, जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होते हैं और हमें उनको कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे हमें उनको अप्रोच करना होता है, या कैसे बेस्ट मेथड हो सकता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो हम लोग आज वन बाय वन एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम फार्मूले की बात करें तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो हमारे पास है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई दो सेट दिए गए हैं ए और बी और हमें उनके यूनियन में देखना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो आप जानते हैं कि यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है। यूनियन का मतलब है ए यूनियन बी का मतलब है कि ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट आएंगे और बी के भी एलिमेंट आएंगे और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। सब हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो वही कह रहा है कि ए यूनियन बी की जो कार्डिनलिटी होगी वह इसके इक्वल होगी। अब देखिए इसको आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट यू हो गया। अब हम चूंकि हम दो सेट की यहाँ पर बात कर रहे हैं ए और बी की, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक सेट ए ले लेते हैं जो कि इसका सबसेट है और एक दूसरा सेट बी ले लेते हैं जो कि इसका यू का क्या है, सबसेट है, ठीक है। अब हमें ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को लेना है। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि उसमें ए के एलिमेंट आए और बी के एलिमेंट आए। तो आप देखिए, अगर ए और बी के टोटल एलिमेंट को हम लाइनिंग के द्वारा यहां पर शो करें तो देखिए ये टोटल एलिमेंट आएंगे ए और बी में, ए यूनियन बी के अंदर, ठीक है, ये आएंगे। लेकिन अब देखिए यहां पर हम देखिए, ये तो ठीक है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, लेकिन ये टर्म क्यों आ रहा है, इस चीज को हमें देखना है कि हम किसको क्यों माइनस कर रहे हैं। तो इसको माइनस करने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि देखिए इसमें जो ये पोर्शन है ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन ए में भी कॉमन है और बी में भी कॉमन है और इस पोर्शन को हम ए इंटरसेक्शन बी के द्वारा डिनोट करते हैं। अब जब हम ए और बी की कार्डिनलिटी या ए और बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करते हैं, तो जब हम ए के एलिमेंट लेंगे टोटल, तो एक बार ये जो पोर्शन है ए में काउंट होगा और जब हम बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लेंगे तो एक बार ये जो कॉमन पोर्शन है बी में काउंट होगा। तो अब हम चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम लिख रहे हैं तो उसको हम दो बार तो काउंट करेंगे नहीं, ठीक है। या तो उसको हम एक बार ए में काउंट कर लें या तो एक बार हम बी में काउंट कर लें। भाई इस पोर्शन को दो बार तो काउंट करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि अब दो बार काउंट करना नहीं, एक बार काउंट करना है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बार ए इंटरसेक्शन बी में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर इस टर्म को हम क्यों सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अगर हमें निकालना होता है तो हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट फार्मूले की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि हाँ, अब देखिए इसमें एक कंडीशन लग गई कि अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है। फाई का मतलब है दैट इज ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन बताई थी। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर दो सेट ए और बी दिए गए हैं और अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, ठीक है, मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं और वह एम्प्टी सेट निकल के आ जाता है, तो फिर उस केस में जो सेट होते हैं ए और बी उनको हम डिसजॉइंट सेट के नाम से जानते हैं। तो अब अगर ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास डिसजॉइंट सेट है तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन भी कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू है, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाएगा। अब इसको भी वेन डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इस केस में क्या है कि ए और बी डिसजॉइंट है,
तो इसके पहले जब हमने वेन डायग्राम में ए और बी बनाए थे तो उसमें कुछ कॉमन पोर्शन रखा था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये डिसजॉइंट है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन इस केस में हमें पता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट है। तो अगर ए और बी डिसजॉइंट है तो इसके अंदर ए और बी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, इनमें कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं होगा। तो ये हमारे पास हो गया ए और ये हमारे पास हो गया बी। अब अगर हमें ए और बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस ए के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लें, यानी कि इसको हम एन ऑफ ए के द्वारा डिनोट कर रहे हैं, और इस बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लें, इसको हम एन ऑफ बी के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है गाइस, तो होगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम थर्ड फार्मूले की बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये सब फार्मूले अभी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें यूज होंगे, और अगर ये आपको फार्मूले याद है तो क्वेश्चन आपको बहुत ही लंबा सा लिखा हुआ लगेगा, लेकिन जस्ट उसको आप 2-3 लाइन में ही सॉल्व कर देंगे। जैसे इसकी अगर बात करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। सो फ्रेंड्स, अगर हमें 3 सेट दिए गए हैं ए बी सी और उनके यूनियन की अगर हमें कार्डिनलिटी या यूनियन में देखना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी ये इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस, अब क्या करेंगे कि जो दो के पेयर हैं इंटरसेक्शन के उसको हम लेंगे, जैसे ए का बी के साथ, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए, प्लस फिर क्या करेंगे जितने भी सेट होंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखो इसको भी हम वेन डायग्राम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 3 सेट दिए गए हैं, तो एक सेट हमारे पास ये हो गया, ये ए हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और एक हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया। अब अगर हम इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को मार्क करें तो कौन सा होगा, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, यानी कि जो ये टर्म है यही इस पोर्शन के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। अब देखिए हम इसको सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी में ये टोटल पोर्शन कॉमन आएगा, ठीक है, लेकिन इसको तो हमने ऐड कर लिया है। और इस पोर्शन की अगर बात करें, ठीक है, अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो वही बात यहां पर भी आ रही है कि इसको हम या तो एक बार ए में कंसीडर करेंगे या तो एक बार बी में कंसीडर करेंगे, 2 बार तो हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि पेयर वाइज एक बार इसको इस पोर्शन को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, फिर एक बार इस पोर्शन को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, या सी इंटरसेक्शन ए, और एक बार इस पोर्शन को सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं मतलब बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और इसको हम एक बार काउंट कर रहे हैं, जो तीनों में कॉमन है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हमें 3 सेट ए बी सी दिए गए हैं और उनके यूनियन की अगर कार्डिनलिटी निकालनी है तो हम इस फार्मूले को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 फार्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मानिए कि इसमें से एक ना एक फार्मूला आपका यूज होना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और वहां से प्रॉपर समझते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए एग्जांपल शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल नंबर 23 है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट्स। मतलब क्या है कि हमें इस बार एक्स यूनियन वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 50 हैं। और फिर कह रहा है कि एक्स हैज 28 एलिमेंट्स, एक्स के पास 28 एलिमेंट्स हैं, एंड वाई हैज 32 एलिमेंट्स, वाई के पास 32 एलिमेंट्स हैं। तो कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसके पहले जो हमने फार्मूला लिखा था सबसे ऊपर वाला, उस वही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो अगर वो फार्मूला यूज करते हैं तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, ठीक है, क्या हो जाएंगे, एक्स यूनियन वाई में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब हमें देखिए हमें ये चीज निकालनी है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट हैं, और ये हमें दिया गया है। जैसे मैं कहूं कि एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट दिए गए हैं, तो 50 एलिमेंट दिए गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने दिए गए हैं, तो 28 एलिमेंट दिए गए हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई कितने दिए गए हैं, तो 32 एलिमेंट दिए गए हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब एक्स इंटर इसको इस पोर्शन को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
8 10 का 16 ये 3 2 5 1 6, ये 60 हो गया माइनस, ये 50 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, x इंटरसेक्शन y में हमारे पास 2 एलिमेंट हो जाएंगे। तो मैंने कहा था कि अगर आपको फार्मूला याद है तो आप बस 2 से 3 लाइन में क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल करते हैं सो फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 24 है। ठीक है, देखिए इसको भी हम लोग बहुत ईजिली करेंगे। क्या कह रहा है कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मतलब एक स्कूल में 20 टीचर्स हैं जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिर कह रहा है कि ऑफ दीज, मतलब इन 20 टीचर्स में से 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 टीचर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स टीच करते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और जो 4 टीचर्स हैं वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो क्या ऐसे कितने टीचर हैं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अब अगर हम एम सेट को नाम दे देते हैं, ठीक है, सेट या कलेक्शन ऑफ ऑल या सेट ऑफ ऑल टीचर्स। ठीक है, हम एम को क्या कह रहे हैं, एम को कह रहे हैं कि ये उन सभी टीचर्स का सेट है वो टीच, जो कि टीच करते हैं, क्या टीच करते हैं, मैथ्स को टीच करते हैं। ठीक है, और मैं पी नाम दे रहा हूं, पी में क्या नेम दे रहा हूं कि सेट ऑफ ऑल टीचर्स। ये क्या है, उन सभी टीचर्स का सेट है हु टीच फिजिक्स, जो कि क्या टीच करते हैं, जो कि फिजिक्स टीच करते हैं। तो अगर अब मैं आपसे कहूं कि टोटल 20 टीचर्स हैं स्कूल में, यानी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के मिला के टोटल 20 टीचर्स हैं, इसका मतलब क्या है कि कार्डिनलिटी ऑफ एम यूनियन पी क्या कह रहा है कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। जहां पर और आता है वहां पर आप यूनियन यूज करेंगे, और जहां पर एंड आता है वहां पर आप इंटरसेक्शन यूज करेंगे। तो टोटल 20 टीचर्स हैं, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ एम यूनियन पी या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 20 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि इसमें से 12 टीचर हैं जो कि मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम, यानी कि मैथमेटिक्स को पढ़ाने वाले सेट में कितने एलिमेंट होंगे या कितने टीचर्स होंगे, हमारे पास 12 हो गए। फिर कह रहा है कि 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या है कि जो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन पी। ठीक है, एम इंटरसेक्शन भाई एम मैथ और फिजिक्स दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर और यानी कि एंड आया, और जहां पर एंड आता है वहां पर हम इंटरसेक्शन यूज करेंगे। तो कह रहा है कि 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसे कितने टीचर हैं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, इसको हमें निकालना है। तो फिर हम वही फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन सॉरी इन एम यूनियन पी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन। अब देखिए एम यूनियन पी में नंबर ऑफ एलिमेंट हमें 20 दिए गए हैं, एम में कितने एलिमेंट हैं, एम में हमारे पास 12 एलिमेंट है, और पी में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन में 4 एलिमेंट है। अब देखिए थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 20 माइनस 12 और प्लस 4। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यानी कि 8 टीचर ऐसे होंगे जो कि क्या टीच करेंगे, जो कि फिजिक्स को टीच करेंगे। देखिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा ना, 20 और 24 और माइनस 12। तो यहाँ पे यानी कि 12 टीचर इतने ऐसे होंगे जो कि क्या टीच करेंगे, जो कि फिजिक्स को टीच करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स एग्जांपल नंबर 25 करते हैं। एग्जांपल नंबर 25 में क्या कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, एक क्लास है उसमें टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। भाई आप लोग गेम खेलते होंगे, आप लोगों को गेम पसंद होंगे। तो कह रहे हैं कि 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, और 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं।
फिर कह रहे हैं कि ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। इसके कहने का मतलब है कि जितने भी 35 स्टूडेंट्स हैं उनमें से हर एक स्टूडेंट कम से कम एक गेम वो जरूर खेलता है। ऐसा नहीं कि मतलब उसको ना तो क्रिकेट पसंद हो ना तो फुटबॉल पसंद हो, ऐसा नहीं है। या तो उसे क्रिकेट पसंद होगा या तो उसे फुटबॉल पसंद होगा या फिर दोनों हो सकता है। कहने का मतलब है कि कम से कम एक गेम वो जरूर खेलता है, ठीक है। अच्छा, उसने ऐसा क्यों कहा तो अभी हम उसको भी देखेंगे। तो कह रहा है कि फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो कि क्रिकेट खेलना भी पसंद करते हैं और फुटबॉल खेलना भी पसंद करते हैं। वैसे आजकल लोग तो पबजी खेलना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन दिया है तो हम लोग कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अब पबजी और फ्री फायर को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे कि कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चंस करने में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो मैंने क्या किया कि सी सेट मान लिया कि सी जो है उसमें सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और जो एफ है इसमें सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो अब मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो कितने एलिमेंट होंगे, इसमें दिया है 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो सी में टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, यानी कि फुटबॉल खेलने वाले ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे हमारे पास टोटल 16 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि अच्छा, अब मैं चूंकि अब देखिए इसमें कह रहा है कि ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट कम से कम एक गेम जरूर खेलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम टोटल ऐसे स्टूडेंट को लें जो या तो क्रिकेट खेलते हैं या तो फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट जो क्लास में उसके इक्वल हो जाएगा। और टोटल स्टूडेंट हमारे पास क्या है, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 35 है। अच्छा, उसको ये क्यों कहना पड़ा, आखिर उसकी क्या मजबूरी थी? तो उसकी मजबूरी ये थी कि अगर वो ये ना कहता कि हर एक स्टूडेंट कम से कम एक गेम खेलता है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते, फार्मूला लगाते या एक्स सी यूनियन एफ की जब कार्डिनलिटी लिखते, तो हम 35 को एग्जैक्टली नहीं बोल सकते थे कि ये एग्जैक्टली 35 के इक्वल होगा, क्योंकि भाई हो सकता था कि कोई स्टूडेंट कोई गेम ना खेलता हो, किसी को गेम पसंद ही ना हो, तो ऐसा भी हो सकता था। इसीलिए उसने बोला कि हर एक स्टूडेंट कम से कम एक गेम जरूर खेलता है, यानी कि जब हम सी यूनियन एफ की कार्डिनलिटी लिखें तो हम उसको 35 के इक्वल लिख सकें। अब हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी कि वो कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी तक उसमें एक ही फार्मूला लग रहा है। आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन एफ, इसका फार्मूला हमें पता है। इसका फार्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ। अब जो पता है उसको रख लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन एफ, तो ये हमारे पास क्या दिया गया है 35। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी ये क्या दिया गया है 24 दिया गया है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ ये क्या दिया गया है 16 दिया गया है, ठीक है। और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो इसको इधर ले आएंगे। यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन एफ ये क्या हो जाएगा 35 माइनस, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी क्योंकि इसको इधर ला रहे हैं ना, तो इधर पहले इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 40 में से 35 निकाल देंगे। यहाँ से जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ऑफ आएगा ये क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास 5 निकल के आ जाएगा। यानी कि उस क्लास में 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि क्रिकेट भी खेलना पसंद करते हैं और फुटबॉल खेलना भी पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को यूज करके सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को खेलना पसंद करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 26 की बात करेंगे। देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 26 में क्या कह रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 26 में कह रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, कोई स्कूल है और उसमें टोटल 400 स्टूडेंट्स हैं और उनका सर्वे किया जाता है। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, तो उसमें से जो 100 स्टूडेंट्स हैं ये पाया जाता है कि जो 100 स्टूडेंट्स हैं वो एप्पल का जूस लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 150
स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑरेंज का जूस लेते हैं, ठीक है, और 75 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एप्पल और ऑरेंज दोनों का जूस लेते हैं। भाई कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो ना तो एप्पल का जूस लेते होंगे और ना ही ऑरेंज का जूस लेते होंगे। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों ले रहे हैं, तो भाई किसी के हिस्से का तो हक मार ही रहे होंगे वो लोग, ठीक है। तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट तो ऐसे बचेंगे ही जो ना तो एप्पल का जूस लेंगे ना तो ऑरेंज का जूस लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 सेट मान लिए हैं। सेट ए को नाम दे रहा हूं कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस। जो स्टूडेंट एप्पल का जूस लेते हैं उसको मैं सेट ए से डिनोट कर रहा हूं। जो स्टूडेंट ऑरेंज का जूस लेते हैं उसको मैं सेट ओ से डिनोट कर रहा हूं। और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरों का हक मार रहे हैं, मतलब वो एप्पल का जूस भी लेते हैं और ऑरेंज का जूस भी लेते हैं, उसको मैं सेट बी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए पहले हम इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए की बात करूं तो कितने होंगे? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एप्पल का जूस लेते हैं? तो ऐसे हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि ऑरेंज का जूस लेते हैं? तो बताया गया कि ऐसे हमारे पास 150 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो एप्पल और ऑरेंज दोनों का जूस लेते हैं? उसको हमने बी से नाम दिया है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? 75 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि आपको ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं जो ना तो एप्पल का जूस लेते हो ना तो ऑरेंज का जूस लेते हो। तो अगर ए सेट डिनोट कर रहा है ऐसे स्टूडेंट्स को जो एप्पल का जूस लेते हैं, तो अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो उसमें वही स्टूडेंट आएंगे जो कि एप्पल का जूस नहीं लेते हो, यानी कि एप्पल का जूस ना लेने वाले स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसी प्रकार अगर ओ सेट डिनोट कर रहा है ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि ऑरेंज का जूस लेते हैं, तो अगर हम ओ का कॉम्प्लीमेंट लिखें तो ओ के कॉम्प्लीमेंट से कौन स्टूडेंट्स डिनोट होंगे? ओ के कॉम्प्लीमेंट के द्वारा वह स्टूडेंट डिनोट होंगे जो कि ऑरेंज का जूस नहीं लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात। अब हमें निकालना है कि ऐसे स्टूडेंट जो ना तो एप्पल का जूस लेते हैं ना तो ऑरेंज का जूस लेते हैं, यानी कि जो ना तो ए कॉम्प्लीमेंट, हाँ मतलब एप्पल का जूस नहीं लेते हैं, मतलब क्या है कि वो ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर एप्पल का जूस लेने वाले स्टूडेंट ए में हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट में वह स्टूडेंट होंगे जो एप्पल का जूस नहीं लेते हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो कि ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करते हों और साथ ही साथ ओ कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग करते हों, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो ना तो एप्पल का जूस लेते हों और ना ही ऑरेंज का जूस लेते हों। तो और वर्ड आ रहा है, मैंने आपसे बताया था कि जहां पर या वर्ड आता है यानी कि जहां पर और आता है वहां पर हम यूनियन का यूज करते हैं, और जहां पर और यानी कि जहां पर एंड आता है वहां पर इंटरसेक्शन का यूज करते हैं। तो यहां पर निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, या ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ना तो एप्पल का जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज का जूस लेते हैं। यानी कि हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द सेट, किस सेट में? ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश में। यानी कि हमें निकालना है कि इस ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश में टोटल कितने स्टूडेंट हैं या टोटल कितने एलिमेंट हैं। तो देखिए यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम लोगों ने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, 2 डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े थे। हमने कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी अगर कहीं पर लिखा है और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये जब कॉम्प्लीमेंट अंदर ऑपरेट होता है ना, तो जो इंटरसेक्शन होता है इसका यूनियन हो जाता है, यानी कि इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। और जो दूसरा डिमॉर्गन्स लॉ था वो ये था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस केस में क्या होता है कि जब ए कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर ऑपरेट होता है तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, मतलब इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है और यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है। तो देखिए इस तरीके का टर्म देखिए यहां पर लिखा है भाई ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश, तो अगर ओ डैश को हम बी डैश मान लें तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ही तो लिखा है। तो अगर इस फार्मूले से देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो नहीं अभी, लेकिन इस सेट को हम क्या लिख सकते हैं? ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन ओ और इस पूरे का डैश, यानी कि ए यूनियन ओ पूरे का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर हम यहां से देखें
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो चाहे हम इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लें चाहे इस सेट में निकाल लें, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस सेट में निकालते हैं। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यानी कि जिस किसी सेट का भी हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन ओ और पूरे का कॉम्प्लीमेंट से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ। ए यूनियन ओ में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ठीक है, क्योंकि जो ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट है ये क्या होता है, यू माइनस ए यूनियन ओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम इस सेट को इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन ओ। अब देखिए यू यानी कि यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पर क्या होगा, अगर हम सभी स्टूडेंट्स का कलेक्शन ले लें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और उसके हिसाब से हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो कह रहा है कि टोटल हमारे पास 400 स्टूडेंट हैं स्कूल में, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हमारे पास 400 हो जाएंगे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन ओ। ए यूनियन ओ में कितने एलिमेंट होंगे, तो इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन ओ क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओ और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन ओ। हमने सबसे पहले इसका फार्मूला देखा इस लेक्चर में। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 400 माइनस, अब ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो ए में टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, प्लस ओ में, तो ओ में टोटल हमारे पास 150 स्टूडेंट्स हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन ओ। अब यहां पर ए इंटरसेक्शन ओ का मतलब क्या है, ये सेट क्या है, ये सेट बी के द्वारा ही तो रिप्रेजेंट हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट जो कि एप्पल और ऑरेंज दोनों का जूस लेते हैं, तो बी में कितने स्टूडेंट हैं, 75 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 75। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा कि 400 माइनस ये कितना हो जाएगा 250 और माइनस 75, ठीक है। तो फर्दर इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से हो गया 400 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 175 हो जाएगा, ठीक है। अब 400 में से अगर हम 175 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचेगा 325 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा हाँ 225 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 225 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारे पास ए यूनियन ओ के कॉम्प्लीमेंट में कितने स्टूडेंट आ गए, हमारे पास टोटल 225 स्टूडेंट्स आ गए, यानी कि उस स्कूल में 225 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो एप्पल का जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज का जूस लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमें याद रखने वाली चीज है वो क्या है, वो है डिमॉर्गन्स लॉ, क्योंकि यहाँ पर अगर डिमॉर्गन्स लॉ याद है हमें तो हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम एग्जाम्पल नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल नंबर 27 है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपके पास आए तो पहले आप क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन लिखा तो भाई थ्योरी आप देखेंगे 3 लाइन में लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो देखने में बहुत लंबा लगेगा, और अगर आपने जल्दबाजी की क्वेश्चन को अच्छे से समझा नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो पहले उसको बहुत ही अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर आपने एक बार क्वेश्चन समझ लिया तो हो सकता है कि आपको कॉपी और पेन की जरूरत ही ना पड़े, आप उसको ऐसे ही सॉल्व कर लें, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्या कह रहा है कि देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, मतलब वहां पर 200 इंडिविजुअल्स हैं और उनकी स्किन में कुछ डिसऑर्डर है, मतलब कोई त्वचा संबंधी रोग है, ठीक है। अब कोई त्वचा संबंधी रोग है तो किसी केमिकल के कारण होगा, तो वही कह रहा है कि 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1। 120 लोग ऐसे हैं जिनमें केमिकल C1 के कारण जो स्किन प्रॉब्लम हुई है वो केमिकल C1 के कारण हुई है। फिर कह रहा है कि 52 केमिकल C2,
50 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनमें केमिकल C2 के कारण प्रॉब्लम हुई है, और 30 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनमें केमिकल C1 और केमिकल C2 दोनों के कारण क्या है, उनकी त्वचा में या उनकी स्किन में प्रॉब्लम हुई है। तो हमारे पास कुछ पार्ट दिए गए क्वेश्चंस के और हमें क्या करना है, 1 बाय 1 निकालना है। तो पहले हमें जो गिवन है उसको हम प्रॉपर लिख लेते हैं। तो हमने मान लिया कि जो C1 है उसमें सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हैं व्हिच आर एक्सपोज्ड टू केमिकल C1, और C2 सेट है सेट ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच आर एक्सपोज्ड टू केमिकल C2। अब C1 C2 में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 की बात करें तो C1 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, C1 में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे 120, क्योंकि 120 लोग ऐसे हैं जिनमें केमिकल C1 के कारण प्रॉब्लम हुई है। अगर हम C2 की बात करें कि C2 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, तो 50 लोग ऐसे हैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, 50 हो गए। अब 30 लोग ऐसे हैं जिनमें C1 और C2 दोनों के कारण प्रॉब्लम हुई है, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2 की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, इसमें हमारे पास टोटल 30 एलिमेंट्स या 30 इंडिविजुअल्स हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास गिवन था, अब हम पहला पार्ट उठाते हैं। तो देखिए पहले पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, हमें उन इंडिविजुअल्स का नंबर निकालना है एक्सपोज्ड टू केमिकल C1। ठीक है, कह रहा है कि आप ऐसे इंडिविजुअल्स का नंबर निकालिए जो कि केमिकल C1 के कारण जिनमें प्रॉब्लम हुई है, बट नॉट केमिकल C2, लेकिन उनमें क्या है कि केमिकल C2 के कारण प्रॉब्लम नहीं हुई है। यानी कि हमें ऐसे इंडिविजुअल्स का नंबर निकालना है जिनमें केवल केमिकल केमिकल C1 के कारण प्रॉब्लम हुई है। जैसे यहां पर देखिए, अब यहां पर दिया है कि जो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें केमिकल C1 के कारण प्रॉब्लम हुई है वह है 120, लेकिन यहां पर यह थोड़ी लिखा है कि ये 120 पीपुल्स ऐसे हैं जिनमें केवल केमिकल C1 के कारण प्रॉब्लम हुई है, ऐसा नहीं लिखा है भाई। इसमें कुछ पीपुल्स ऐसे भी हो सकते हैं या कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें C2 के कारण भी प्रॉब्लम हुई हो, वो भी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें ऐसे इंडिविजुअल्स का नंबर निकालना है जिनमें केवल और केवल केमिकल C1 के कारण क्या हुई है, या उनकी स्किन में केवल केमिकल C1 के कारण प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि आपको निकालना क्या है। तो चलिए हम थोड़ा इसको वेन डायग्राम की सहायता से देखते हैं, क्योंकि अगर हम वेन डायग्राम से देखेंगे, आप इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी आपको समझ में ना आए, इस तरीके का कोई क्वेश्चन है सिर्फ थ्योरी पे और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका सबसे पहला काम होगा कि आप वेन डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि अगर आप वेन डायग्राम बना ले जाते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो पक्का है कि बगैर कोई फार्मूला याद किए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास टोटल कितने इंडिविजुअल्स हैं, टोटल हमारे पास 200 इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, अब इसमें से एक हो गया ऐसे इंडिविजुअल्स का नंबर जिनमें केमिकल C1 के कारण प्रॉब्लम हुई है, और एक हो गया ऐसे इंडिविजुअल्स का नंबर जिनमें केमिकल C2 के कारण प्रॉब्लम हुई है। अब देखिए, जो ये पोर्शन क्या होता है, ये पोर्शन होता है C1 इंटरसेक्शन C2 का, मतलब इसमें वह इंडिविजुअल्स होंगे जिनमें C1 और C2 दोनों केमिकल के कारण प्रॉब्लम हुई है, और उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 30 दिए गए हैं। और C1 के कारण प्रॉब्लम हुई है जिनमें उनका नंबर दिया गया है 120, तो 120 से टोटल होगा। ठीक है, 120 क्या होगा, 120 से टोटल होगा। अब हमसे कह रहा है कि आप ऐसे इंडिविजुअल्स का नंबर बताइए जिनमें केवल केमिकल C1 के कारण प्रॉब्लम हुई है। तो अगर वेन डायग्राम से देखें तो ये जो पोर्शन में लाइनिंग कर रहा हूं ब्लू मार्कर से, ये क्या होगा, ये ऐसे इंडिविजुअल्स का नंबर होगा जिनमें केवल और केवल केमिकल C1 के कारण प्रॉब्लम हुई है। और अगर इसको मैं नाम दूं तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे कि C1 में से हमने क्या किया है, C1 में से हमने C1 इंटरसेक्शन C2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया है। भाई इस पूरे C1 से अगर हम C1 इंटरसेक्शन C2 को सब्सट्रैक्ट करें तो इतना ही पोर्शन तो बचेगा। तो यहां से हमें पता चल गया क्या करना है, मतलब हमें इस पोर्शन को निकालना है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स का नंबर अगर निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1। भाई C1 में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2। अब C1 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 120 नंबर ऑफ एलिमेंट है, माइनस इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, 30 एलिमेंट हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी कि 90 इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जिनमें केवल और केवल केमिकल C1 के कारण क्या हुआ है, उनकी स्किन में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे वेन डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं।
इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। ठीक है, अब इसका उल्टा, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, मतलब हमें ऐसे इंडिविजुअल्स का नंबर निकालना है जिनमें केमिकल C2 के कारण केवल प्रॉब्लम हुई है, C1 को छोड़कर। तो अब अगर वेन डायग्राम से देखें तो कौन सा पोर्शन होगा, वेन डायग्राम से देखें तो यही पोर्शन तो होगा। इस पोर्शन में वह इंडिविजुअल्स होंगे जिनमें जिनकी स्किन में केवल केमिकल C2 के कारण प्रॉब्लम हुई है। तो अगर हम इसको नाम दें तो ये क्या हो जाएगा, C2 में से क्या कर रहे हैं, C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2, मतलब C2 में से C1 इंटरसेक्शन C2 को हम घटा दे रहे हैं। तो यहां से ऐसे इंडिविजुअल्स का नंबर क्या हो जाएगा, ऐसे इंडिविजुअल्स का नंबर अगर निकालते हैं तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2। तो चलिए इसको आसानी से निकाल लीजिए। अब C2 में कितने एलिमेंट हैं, C2 में टोटल 50 एलिमेंट हैं और C1 इंटरसेक्शन C2 में क्या है 30 एलिमेंट हैं, तो यहाँ से 20 आ गया, यानी कि 20 इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जिनमें केवल और केवल केमिकल C2 के कारण, या जिनकी स्किन में केवल और केवल केमिकल C2 के कारण क्या हुई है, प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दो पार्ट को कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से वेन डायग्राम से समझ सकते हैं कि हमें कौन सा पार्ट निकालना है और कौन सा पार्ट नहीं निकालना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम इसके पार्ट थर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके पार्ट थर्ड में क्या कह रहा है। तो इसके पार्ट थर्ड में कह रहा है कि केमिकल C1 और केमिकल C2। अब देखिए इसमें इसने R लगा दिया। थर्ड में क्या कह रहा है, इसके थर्ड में कह रहा है कि केमिकल C1, ठीक है, और केमिकल C2। तो मैंने क्या कहा था कि जहां पर और आता है वहां पर हम यूनियन का यूज करते हैं। तो और आ गया, यानी कि अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 यूनियन C2। यूनियन क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे और आ रहा है। तो अब इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने बहुत ही पहले इसको सीख लिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 यूनियन C2 का फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 की बात करें तो हमारे पास 120 इंडिविजुअल्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 की बात करें तो हमारे पास 50 इंडिविजुअल्स हैं और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 इंटरसेक्शन C2 की बात करें तो 30 इंडिविजुअल्स हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 170 माइनस 30, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 140। यानी कि 140 इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऐसे हैं जिनमें क्या है कि या तो केमिकल C1 के कारण जिनकी स्किन में प्रॉब्लम हुई है या फिर केमिकल C2 के कारण जिनकी स्किन में क्या है प्रॉब्लम हुई है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके तीनों पार्ट को कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इस तरीके से 26 और 27 मतलब जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो समझ में आ गए होंगे। फर्दर अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई किया जाए। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है, ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 1.6 है, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग एक्सरसाइज 1.6 को खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते चलते फिर मतलब वही रिपीट करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि भाई हमें भी अगर यूट्यूब पे काम करना होता है तो कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है, क्योंकि पहले लेक्चर को तैयार करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, मतलब बहुत सारा काम होता है। ऐसा नहीं कि हम आए कुछ भी बोल दिए, पढ़ा दिए, चल दिए, इससे ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए आप लोग, मैं नहीं, कोई भी क्रिएटर हो यूट्यूब पे, हर कोई बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इसीलिए जब भी आप किसी का वीडियो देखिए तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे अगर किसी की नीड हो या किसी की हेल्प हो सकती है उन वीडियोज़ के द्वारा, तो उसकी हेल्प हो सके। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।